को जोड़ते हैं बिजनेस आउटलुक और रियल एस्टेट साइकिल पर खास बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं डीएलएफ के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ मिस्टर अशोक त्यागी जी, और इनसे खास बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी अजय शर्मा। अजय, ओवर टू यू। बिल्कुल सृष्टि, ईटी नाउ अपना नेटवर्क अपना 13 इयर्स का एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। ईटी नाउ तो हमारा सहयोगी चैनल जो ईटी नाउ स्वदेश है, उस पर बड़े से बड़े टॉप कॉर्पोरेट दिग्गज आ रहे हैं हमसे बात करने, हमें विश करने, और हमारे बहुत ही अहम कंट्रीब्यूटर्स भी रहे हैं इस पूरी जर्नी में। और अगर हम रियल एस्टेट स्पेस की बात करें और डीएलएफ की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देश की सबसे प्रीमियम रियल एस्टेट कंपनीज, और अशोक त्यागी जी सीईओ हैं वहाँ के, हमसे बातचीत कर रहे हैं। त्यागी जी, गुड मॉर्निंग, और ईटी नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। आप हमारे पुराने कंट्रीब्यूटर रहे हैं और बहुत अच्छे वेल विशर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने डीएलएफ की जर्नी भी देखी, एक बहुत ही टफ फेज के बाद इस समय रिकवरी कंपनी में भी लीड हो रही है और पूरे सेक्टर में भी एक बहुत नई सी वाइब्रेंसी देख रहे हैं। आपके भी वॉल्यूम्स अच्छे रहे हैं, कुछ बड़े अदर एरियाज में भी देखें तो कंपनीज की वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी हो गई है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये बढ़िया वाइब्रेंसी, वॉल्यूम ग्रोथ और डिमांड आउटलुक आपको थोड़ा जारी रहता हुआ नजर आता है, थोड़ा ड्यूरेबल है ये? देखिए, ऐसा है कि पिछले 18 महीने से ये जो बाउंस बैक है वो शुरू हो गया है। आई मीन ऑलमोस्ट मैं मानता हूं जब फर्स्ट लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी खुली, तब से ये बाउंस बैक रेजिडेंशियल डिमांड में आ गया है। पहले हम लोग को भी लगा कि एक दो क्वार्टर की शायद ये सिर्फ एक टेम्परेरी बाउंस बैक है लॉकडाउन की वजह से, या जो लास्ट 2-3 साल का डाउन ट्रेंड था, लेकिन ये सस्टेन किया है। न केवल सस्टेन किया है बल्कि स्ट्रेंथन किया है अक्रॉस डिफरेंट प्राइस सेगमेंट्स और अक्रॉस ज्योग्राफीज। बल्कि हर क्वार्टर में अगर आप देखें तो ये हर हाल ये और स्ट्रांग होता रहा है। एक चीज जरूर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा इस बात पे कि ओवरऑल सेक्टर में जो डिमांड बढ़ी है और जो 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 जो, जो वॉल्यूम्स बढ़े हैं, ये ज्यादातर जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं उनके बढ़े हैं। अनऑर्गेनाइज्ड जो प्लेयर्स थे या जो स्मॉलर प्लेयर्स थे, थोड़ा उनका वॉल्यूम भी शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, फ्रेंकली। लाइक यहाँ आप एनसीआर में देखें तो नोएडा, गुड़गांव वगैरह में एक जमाने में बहुत सारे स्मॉल और मीडियम प्लेयर्स हुआ करते थे जो कि अब एक्टिव नहीं है, एंड सम ऑफ देयर आई मीन वॉल्यूम हैज ऑब्वियसली शिफ्टेड टू द बिगर प्लेयर्स लाइक अस या जो बाकी लिस्टेड प्लेयर्स इन मुंबई वगैरह। रही बात फ्यूचर की, तो देखिए जो फंडामेंटल्स है उसकी वजह से फ्यूचर पे स्ट्रांग होना चाहिए। एक दोबारा आई मीन होम परचेजिंग में एक इंटरेस्ट आ गया है, पीपल आर एलोकेटिंग कैपिटल टू दैट। पिछले 18 महीने में एक जो बिगेस्ट कारण था इस बाउंस बैक का, वो ये भी था कि होम मॉर्गेज रेट्स ऑलमोस्ट एक ऐतिहासिक लो पे थे और वो धीरे धीरे स्ट्रेंथन करना शुरू हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि कब तक वो ऐसे स्ट्रेंथन करेंगे कि जब इसका इंपैक्ट होम लोन डिमांड और हेंस होम डिमांड पे आने लगेगा। तो अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस देखें इंडस्ट्री का, तो मैं मानता हूं कि जब तक होम लोन तकरीबन 8.5% के नीचे रहता है, लोग मैनेज कर लेते हैं अच्छी तरह से। आई थिंक पहले तो 6.5 था बहुत दिनों, अब शायद 7.25 के आसपास आ गया है। तो माय व्यू कि अभी मे बी एटलीस्ट 1% पॉइंट की और गुंजाइश है बिफोर the demand actually starts getting to be impacted by this. But clearly समय थोड़े caution, मतलब enthusiasm के साथ थोड़ा सा moderation, caution जरूर लाने का समय हो गया है। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। ये सेंसिटिविटी समझना बहुत ज़रूरी है कि 18 महीने बहुत वाइब्रेंट रहे, डिमांड खराब होने का कोई रीज़न नज़र नहीं आता। शायद रेट बढ़ने से बहुत मामूली डेंट आ सकता है, बट ये भी अभी आप मॉनिटरेबल है। दूसरी बात मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, ऑफकोर्स क्यों ना हो, क्योंकि अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज एक ट्रेंड अक्रॉस सेक्टर्स देखने को मिल रहा है और लोग जो है बहुत केयरफुल हो गए, प्रीमियम कंपनी के साथ रहना चाहते हैं। अपना हार्ड अर्न मनी पहले हाथ जल चुके हैं बहुत ज़्यादा और अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए भी अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शायद बढ़ रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कॉस्ट मैनेजमेंट मेजर्स, क्योंकि कॉस्ट हर इंडस्ट्री में ऊपर नीचे हो गई है, मार्जिन मैनेजमेंट आप कैसे कर पा रहे हैं? क्या आप प्राइस ऑन कर पा रहे हैं, आगे प्राइसेस लेके थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करके? कैसे आप इस बैलेंस को स्ट्राइक कर रहे हैं? देखिए, ये फैक्ट है कि पिछले 12-15 महीने में जो कमोडिटी कॉस्ट और टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का जो है वो ऑलमोस्ट 15% बढ़ गई। जो प्रोजेक्ट में आज से एज एन एग्जांपल 15 महीने पहले
अगर 4,000 रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे मैं लॉन्च कर देता, आज उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 4500-4600 होगी। ये फैक्ट है। और इसमें यूक्रेन की वॉर की वजह से ये और थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। इसे ऑफसेट करने के लिए, क्योंकि हम लोग बाय एंड लार्ज एक प्रीमियम, लग्जरी और सुपर लग्जरी सेगमेंट्स में ऑपरेट ज्यादा करते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट सेगमेंट में इस कॉस्ट इन्फ्लेशन को ऑफसेट करने के लिए तकरीबन 4 से 5% सेल प्राइस इन्फ्लेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि अब तक एटलीस्ट लास्ट 18 महीने की डिमांड और मार्केट्स ऐसे थे कि उसके लिए हमें कोई गुंजाइश, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, एंड हेंस हमारे मार्जिन सुरक्षित रहे। हम अब भी ऑप्टिमिस्टिक हैं that despite everything, 4 to 5% improvement in prices every year on year should not be a challenge. और सेकंड, धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो एक तो सरकार भी अब बहुत कोशिश कर रही है, मॉनेटरी पॉलिसी भी उस दिशा में जा रही है। धीरे धीरे होपफुली ये जो एक इतना स्पाइक था इन्फ्लेशन का, ये शायद धीरे धीरे मॉडरेट होना भी शुरू हो। बट अगर ये इतना रहा 15% पर ईयर कॉस्ट, और हमारी कॉस्ट टू सेल्स प्राइस रेशो अबाउट 35 से 40% होती है, तो अबाउट बिटवीन 4 to 6% प्राइस इंक्रीज एवरी ईयर, जब तक अभी तक तो कम से कम मार्केट्स जो हैं वो लगता है कि वो हम ले पाएंगे हर वर्ष फ्रैंकली। अब लेट्स सी कि ये आई मीन इन्फ्लेशन की गाड़ी भी कहाँ जाकर रुकती है फाइनली। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी और इस समय इंडस्ट्री और कंपनी का हाल हमें एक्सप्लेन करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये अशोक त्यागी जी बहुत ही पुराने डीएलएफ के साथ भी रह चुके हैं, और ये बहुत अच्छी बात ये कह रहे हैं कि अभी तक तो 18-20 महीने बहुत स्ट्रांग रहे डिमांड के लिए। उन्हें कोई इमीडिएट रीज़न नज़र नहीं आता कि डिमांड इन्वायरमेंट बिगड़ जाए। छोटा मोटा रेट हाइक जो हुआ है, वो कह रहे हैं कि जिस सेगमेंट के साथ ये काम करते हैं, जो कि एक एफ्लुएंट और अबव एफ्लुएंट, क्योंकि प्रीमियम लग्जरी, वहाँ पे इतनी प्राइस सेंसिटिविटी नहीं है। 1-1.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, होम लोन बढ़ने से उनकी ईएमआई डिस्टर्ब नहीं होती है। शिष्य जी बिल्कुल, और उनका ये भी कहना है कि यहाँ से अगर 1% और हाइक होता है तब शायद जाके वो देखे कि डिमांड में असर देखने को मिलेगा। और साथ ही जो प्राइस इंक्रीज पे भी उनकी कमेंट्री है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है कि अभी इतने स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे वो बैठे हैं कि 4 से 5% की जो प्राइस हाइक है साल दर साल, वो अगर लेंगे भी तब भी डिमांड पे इतना इफेक्ट नहीं होगा। तो शायद ये काफ़ी अच्छी कमेंट्री डीएलएफ की तरफ से आती हुई। तो चलिए, ये थे डीएलएफ के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ अशोक त्यागी जी हमसे खास बातचीत में। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर से आपके सवाल जवाब इस शो में शामिल करेंगे। एक बार स्क्रीन पे फिर से आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपको सवाल पूछना है। जो नंबर फ्लैश हो रहा है वहाँ पे आपको कॉल, व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। और ईटी नाउ स्वदेश के नाम से जितने भी तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पे जाकर आप अपनी स्टॉक क्वेरीज पोस्ट करें हमें। आगे बढ़ने से पहले एक बार मार्केट पे भी नज़र डाल लें ताकि पता चल जाए किस तरीके का मूड और माहौल है। तो अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों से फिर से हम थोड़ा सा फिसलते हुए नजर आए हैं। निफ्टी बैंक लगभग सपाट ट्रेड कर रहा है और निफ्टी लगभग 50 अंकों की ये गिरावट दिखा रहा है। पर आज देखने वाली बात यह है कि मार्केट की ब्रेथ जो है इतना फ्लैट होने के बावजूद भी सपोर्ट नहीं कर रही है। गिरने वाले शेयर ज़्यादा हैं और बढ़ने वाले शेयर्स कम। और इंडिया विक्स अगर देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उछाल नहीं देखने को मिला है। करीब 1.5% की हम यहाँ पे अभी बढ़त देख रहे हैं। पर डाउ फ्यूचर्स अभी भी हरे निशान में है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से थोड़ी सी हिम्मत भारतीय बाजारों के लिए ज़रूर आ रही है। पर चलिए